हाय एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल चॉपस्टिक। इसको जो जियो के नाम से कुख्यात है, प्रख्यात है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पीछे से कोई खास लेना देना नहीं है। मतलब अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिक्स में, आपको ना के बराबर नॉलेज है, तो भी आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझ सकते हो। लेकिन इट्स नॉट, मतलब बहुत डिफरेंट चैप्टर है, बहुत आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल भी नहीं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट सा चैप्टर है। ठीक है, तो कुछ स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी मोड़ी उल्टी सीधी बातें करेंगे, तब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आँखों के बारे में। तो हम आँखों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी बता रहा हूँ बस कि आउट ऑफ द ब्लू चीज़ है कि आवर आइज कैन ओनली सी पैरेलल और डाइवर्जिंग beam. They can't see converging beam of light. एक्चुअली होता क्या है कि भगवान ने जो हमारी आंखें बनाई हैं, ये मान लो हमारी आंखें हैं, ठीक है। तो हमारी आंखों के सामने जो भी चीज़ है, तो किसी भी चीज़ से जो लाइट आती है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब फैलती हुई लाइट, ठीक है ना। तो अब ये सोर्स बहुत दूर हो जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो हमारी आंखें केवल डाइवर्जिंग बीम दे सकती हैं, केवल डाइवर्जिंग बीम। ये डाइवर्जिंग है ना, सही है, केवल डाइवर्जिंग देख सकती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें अगर हमारी आंखों को पढ़ेंगे तो हमारी आंखों को कुछ नहीं पता होता ये क्या है। तो इसकी ये इमेज बनेगी, यहाँ पे इमेज दिखेगी हमको, यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो पैरेलल हो, पैरेलल मतलब कुछ नहीं, बेसिकली ये सोर्स बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया तो हमको दिख जाएगी। अगर ऐसा होगा तो नहीं दिखेगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसी लाइट आती कहाँ से आती है भाई साहब? जैसे मान लो कि एक लेंस लगा लो आप, ठीक है, और सूरज से लाइट आ रही है, तो वो क्या करेगा, उसको पैरेलल लाइट को क्या करेगा, वो ऐसे कन्वर्ज कर देगा, तो आती है। तो इस केस में हमारी आंखों पर कोई इमेज नहीं बनेगी, इस केस में हमारी आंखों पर इमेज बन जाएगी, ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन। चलो भाई, दूसरी बात कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्चुअली है क्या। देखो, ऑप्टिक्स जो होता है, ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट क्या होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। अब ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, कहीं कुछ मिलता कहीं कुछ, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। ये 400 नैनोमीटर सबसे कम वेवलेंथ है, एनर्जी hc/λ होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो ये वायलेट होती है, और ये आपके पास रेड होती है, बाकी सब इनके बीच में आ जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ध्यान रखना कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज at least 2 rays are needed। किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन के लिए आपको 2 रेज कम से कम चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। अब आपकी आंखों पे एक रे आगे गिरी, आपकी आंखों को कुछ नहीं पता वो रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कुछ नहीं पता। लेकिन सोचो आपकी आंखों पे 2 रेज आके गिरी, अब आपकी आंखें क्या करेंगी, मेंटली उनको पीछे करके देख लेंगे कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो कम से कम 2 रेज चाहिए, एक रेज से कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना। कभी भी एक रेज से कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो कम से कम 2 रेज चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलें, ओके। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो देखो भैया, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़ नहीं होती। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग चीज़ होती है। मतलब क्या होती है, बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जहाँ इंसिडेंट रेज मिलते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इमेज इज इंटरसेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, मैं इनको प्रोसेस्ड रेज बोलता हूँ। मतलब क्या है कि प्रोसेस के बाद, जैसे मान लो एक मिरर है, ठीक है, अब मिरर के बाद रेज रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लो कि ये रे आई और यहाँ चली गई। अब दो चीज़ें हैं भाई, जैसे कि मान लो कि एक स्लैब है तो उस तक कुछ रे इसके पार भी चले जाएं, तो ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, जो अंदर से आ गया वो थोड़ा मुड़ मुड़ के जाती हैं जैसे जाती हैं, लेकिन इनको बोलता हूँ प्रोसेस्ड रेज। वो या तो रिफ्लेक्ट हो गई या पार चली गई, तो ये प्रोसेस्ड रेज है। तो जहाँ प्रोसेस्ड रेज मिले, है ना, उनको बोलते हैं, ठीक है ना, इमेज इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। जहाँ प्रोसेस रेज का इंटरसेक्शन होता है वो इमेज होती है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन बेसिकली मतलब होता है, इंटरसेक्शन मीन्स वेयर दे मीट और अपीयर टू मीट। जैसे मैं समझाता हूँ, जहाँ मिलती हैं या मिलने की मिलती हुई दिखती हैं, जैसे कि मान लो, समझना मेरी बात, जैसे कि मान लो ये कोई मिरर है, ये मतलब ये पॉलिश्ड वाला हिस्सा है, इधर चमकेगा। अब जैसे मान लो इस पर रेज आके ऐसे गिरी, तुम बोलोगे ऐसे कैसे, अरे कुछ नहीं यार, यहाँ पे एक लेंस लगा दो, ये रेज को पैरेलल करती, ये रेज को मोड़ देगा। अब मान लो ये रेज यहाँ मिल रही हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है। अब ये एक्चुअली मिल कहीं नहीं रही क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ मिलती हुई दिख रही हैं, तो ये यहाँ मिल, और ये प्रोसेस्ड रेज है, ये यहाँ मिल रही हैं, ये वाकई में मिल रही हैं, ये मिलती हुई दिख रही हैं। तो जहाँ पे इंसिडेंट रेज मिलती हुई दिख रही हैं वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझो। वो एक्चुअल में मिले या मिलती हुई दिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इनको बढ़ाओगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये ऑब्जेक्ट है। और जहाँ प्रोसेस्ड रेज मिल जाए वो क्या है, इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। इंटरसेक्शन मीन्स वेयर दे मीट और अपीयर टू मीट, ठीक है। जहाँ पे वो मिले या मिलती हुई दिखे उनको बोलते हैं, मतलब उसको इंटरसेक्शन बोलता हूँ मैं, ना, ठीक है। अब आता है कि ऑब्जेक्ट रियल कब होता है, वर्चुअल कब होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल में तीन ऐसे कर रहा हूँ, रियल, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट, इमेज। जहाँ पे इंसिडेंट रेज डाइवर्ज करेंगी वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और जहाँ पे इंसिडेंट रे कन्वर्ज करेंगी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। जहाँ पे प्रोसेस्ड रेज, मैं इसको रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, दोनों प्रोसेस्ड रेज हैं। अगर ये कन्वर्जिंग होंगी तो ये आपके पास रियल इमेज है, और अगर ये डाइवर्जिंग होंगी तो आपके पास वर्चुअल इमेज है। तुम कहोगे सर बस हमारा आज का कोटा पूरा हो गया, हमको कुछ नहीं सीखना। मैं बोलूँगा नहीं बच्चा, ध्यान दो, मैं समझाता हूँ क्या समझना। मैं दोनों चीज़ें एक ही बारे में बताता हूँ। ये दर्पण है, दर्पण बोलो तो शीशा, शीशे पे रेज आई और रेज रिफ्लेक्ट हो गई। अगर कोई इंसान इन रेज को देखता है, इसको तो उसको लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब उल्टा सोचो आप, सपोज रेज ऐसी आ रही है, ठीक है, और रेज ऐसी आके कहीं यहाँ मिल रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जा रही है। तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये वर्क है ना, ये ऑब्जेक्ट है, फिलहाल ये इमेज है। अब रियल वर्चुअल देख लेते हैं। रियल वर्चुअल क्या है, देखो समझना, देखो ऑब्जेक्ट में अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्ज कर रही है, जैसे ये देखो डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से फैल रही है, ये फैल रही है ना पॉइंट से, तो ये डाइवर्जिंग है। अगर डाइवर्जिंग है तो रियल है, ऑब्जेक्ट में डाइवर्जिंग है तो रियल है। अब जैसे देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखो इंसिडेंट रेज जो है बेसिकली यहाँ मिल रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्ज मतलब एक जगह मिल रही हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट। अब इमेज की बात करते हैं। अब देखो इमेज में उल्टा होता है, अगर इमेज में डाइवर्जिंग रेज हैं तो वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल इमेज है,
वैसे आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि आप सोचोगे कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, वर्चुअल है, तो ठीक है, ऐसा सोचना भी ठीक है एक हद तक, हमेशा तो नहीं, लेकिन कुल मिला के अगर ध्यान रखना, अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्ज कर रही हैं तो रियल ऑब्जेक्ट है, इस डायग्राम से याद रखना है ना। अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज कर रही हैं तो वर्चुअल इमेज है, ये रियल है वर्चुअल। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है लेकिन रेज यहाँ मिल रही हैं। अब अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज कर रही हैं तो वो आपके पास जो है वो आपके पास रियल इमेज है, ठीक है। दिस इज रियल इमेज, दिस इज वर्चुअल, ठीक है, सही है। फिर देख लेना, अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज है, अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्ज कर रही हैं, फैल रही हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्ज कर रही हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज कर रही हैं तो वर्चुअल इमेज है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज कर रही हैं तो रियल ऑब्जेक्ट है। अगर कभी भूल जाओ तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों में उल्टा होता है, ठीक है। आप ये समझना कि अगर रियल को रियल ही मान लो, आप सोचो कि अगर वाकई में एक रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, डाइवर्ज करेंगी रेज, डाइवर्ज करेंगी तो इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होंगी तो रियल, लेकिन इमेज का ठीक उल्टा है, अगर प्रोसेस्ड रेज डाइवर्ज होंगी तो वर्चुअल, ऐसे इंसिडेंट रेज कन्वर्ज होंगी, ठीक है ना, तो वर्चुअल, ठीक है। और अगर प्रोसेस्ड रेज कन्वर्ज होंगी तो रियल, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि उल्टे चलते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वाकई में एक ऑब्जेक्ट है, एक रियल ऑब्जेक्ट है ना, एक रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट में जो आपके पास इंसिडेंट रे होंगी वो डाइवर्जिंग होंगी। तो इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग है तो आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग होंगी तो रियल ऑब्जेक्ट। अब उल्टा सोचो, इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग होंगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इंसिडेंट का ठीक उल्टा चलता है प्रोसेस्ड रेज, प्रोसेस्ड रेज डाइवर्जिंग होंगी तो वर्चुअल इमेज, और प्रोसेस्ड रेज कन्वर्जिंग होंगी तो रियल इमेज, काम खत्म, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, सीधे सीधे रटने का है, अपन रट लिया, मैंने समझा भी दिया, सब कुछ हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, इट इज अ प्रोसेस व्हेन rays or energy come back to initial medium after encountering a different medium. मतलब ये हुआ कि ये मान लो हवा है और ये ग्लास है, ये जो भी है मुझे नहीं पता, चलो कि कांच ही मान लेते हैं, मिरर मान लो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेज आई और रेज वापस चली गई, तो यहाँ दूसरा मीडियम से चीज़ वापस पहले वाले मीडियम में आ ली। तो एक चीज़ जिस मीडियम से है उसी मीडियम में लौट है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब उसको आप रे बोल दो, एनर्जी बोल दो, आपकी इच्छा, लेकिन चीज़ उसी मीडियम में वापस लौट जानी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी सरफेस हो, ये मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक उस पर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक नॉर्मल होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, सिंपल। अब क्या होता है, सपोज एक रे आई, तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो भी छोटा एंगल है वो आई है। अब एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, इसका एंगल आर। तो इसका लॉ ये होता है कि पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, और दूसरा ये होता है आई एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। जैसे मान लो ये दोनों इस प्लेन में है, आई और एन, कोई भी दो लाइन एक ही प्लेन में होगी, ये कंफर्म है। कोई भी दुनिया की दो लाइन हो, मान लो ये दो लाइन है, एक प्लेन होगा जो इन दोनों से गुजरेगा, ठीक है ना, वो प्लेन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जो भी। तो अब ये जो तीसरी है वो इसी प्लेन में होती है। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं होता कि वो प्लेन से बाहर इधर निकल रहा है, राइट यहाँ निकल गया, जिसमें ये और नॉर्मल होंगे उसी में ये होगा, ठीक है। ये लॉस हैं, ठीक है, ऐसा होता है तो होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, केवल दो लॉ होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो हम एक डेरिवेशन करते हैं, फाइंड a relation between
आई कैप, एन कैप, आर कैप, ये है क्या मैं समझा देता हूँ। आई कैप बेसिकली जो इंसिडेंट रे है उसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर इसकी डायरेक्शन यही है, मैग्नीट्यूड 1। अब आर कैप फिर एक यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, एन कैप ये है। तो हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए, आई कैप, एन कैप, आर कैप। मतलब कोई आपको मतलब आपको सिंपल सी बात है कि कोई आपको अगर आई कैप और एन कैप दे दो, आप आर कैप निकाल लो। तो लेट्स सी कैसे निकालते हैं रिलेशन, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ समझने इस चीज़ को कि ये आपके पास ऐसा है, ये एन कैप है, ये आपके पास आई कैप है, ये आपके पास आर कैप है, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। अब आई कैप की दिशा ये है, ठीक है ना। अब आई कैप का जो एंगल आर कैप से है, ठीक है ना, आई कैप का जो एंगल आर कैप से है वो ये है। अब ये एंगल कितना है, पाई माइनस 2 थीटा, किसके बीच का है, बिटवीन आई कैप एंड आर कैप, आई कैप और आर कैप के बीच में। और आई और एन के बीच में एंगल कितना, आई इधर है, एन इधर है, ठीक है। अब ये एंगल कितना को टोटल पाई होता है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किसके बीच में, बिटवीन आई कैप एंड एन कैप, ठीक है। तो आई कैप और एन कैप में जो है वो है पाई माइनस थीटा, टोटल पाई माइनस थीटा, और आई कैप और आर कैप में जो पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये हमने देख लिया, अब इसकी यूज़ दोबारा आएगी, बाद में देखते हैं। तो अब ये देखो कि ये एक नॉर्मल है और आई कैप इधर था, ये माइनस आई कैप है, नहीं है, और ये डायरेक्शन आर कैप की। तो माइनस आई और एन में एंगल थीटा है और एन और आर में भी एंगल थीटा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, माइनस आई और आर को जोड़ते हैं। तो आप जब माइनस आई कैप और आर कैप को जोड़ोगे, ये वेक्टर आएगा, ठीक है, सही। अब इस वेक्टर को एक बार देखते हैं कि ये वेक्टर है कितना, है ना। तो ये जो बेसिकली वेक्टर है वो आर कैप माइनस आई कैप, ठीक है। अब आर कैप माइनस आई कैप जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड 1 ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बात है आर और आई के बीच में एंगल कितना है। तो देखो बच्चों, आर और आई इधर है, के बीच में जो एंगल हो कितना, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये तेरे पास हो गया, कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस इसका माइनस 2ab cos थीटा, थीटा कितना है, पाई माइनस 2 थीटा। फिर देख लो आर माइनस आई कर रहे हैं, तो आर और आई के बीच का एंगल चाहिए, तो आर और आई के बीच का एंगल ये है, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया √1 + 1 - 2 cos पाई माइनस 2 थीटा इज cos 2 थीटा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया cos पाई माइनस 2, सॉरी cos पाई माइनस थीटा होता माइनस cos थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया √2 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos पर थीटा बाई 2 होता है। थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 थीटा का थीटा, 1 + cos 2 थीटा 2 cos पर थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर कैप माइनस आई कैप का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो हो गया 2 cos थीटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आर कैप माइनस आई कैप का एक वेक्टर है, देखो मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। अब आर कैप माइनस आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमने निकाल दिया 2 cos थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बीचों बीच होगी, और ये बीचों बीच किसकी डायरेक्शन है, एन कैप की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो एन कैप है।
तो मेरे पास आ गया आर कैप माइनस आई कैप इजकल टू 2 cos थीटा एन कैप। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास आई आर एन के बीच में रिलेशन हो, लेकिन हम थीटा नहीं चाहते। हमको आर कैप दे दो, आई कैप दे दो, एन कैप दे दो, तो हम आर कैप निकाल लें। तो थीटा को गायब करना, तो लेट्स सी थीटा को गायब कैसे करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो क्या करें हम दोबारा इस इक्वेशन को देख लेते हैं। क्या था भाई कि आर कैप माइनस आई कैप जो होगा वो एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड है 2 cos थीटा, डायरेक्शन है एन कैप। ठीक है, बात है कि cos थीटा कहाँ से गायब करें। ठीक है, cos थीटा गायब करने के बतेरे तरीके हैं, कैसे समझाता हूँ मैं। भाई आप क्या करो, आप ऐसा देखो कि आप डॉट प्रोडक्ट कर दो नॉर्मल और आई कैप का, नॉर्मल डॉट आई। ठीक है, अब नॉर्मल किधर है, इधर है, और आई किधर है, इधर है। इधर रखना, आई की डायरेक्शन ये है, ये आई कैप की डायरेक्शन है। नॉर्मल और आई कैप के बीच का जो एंगल है वो कितना है, पाई माइनस थीटा है। नॉर्मल आई कैप के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो अगर आप एन डॉट आई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और बीच का एंगल कितना है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया, माइनस एन डॉट आई। फिर देख लो एन डॉट आई करोगे तो एन और आई इधर, आई की डायरेक्शन इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है, ये वाला, ये एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो आप कैसे हो गया, एन डॉट आई बराबर पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा कितना होगा, माइनस एन डॉट आई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू 2 एन कैप, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एन डॉट आई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कि जो आर कैप होगा वो होगा आई कैप माइनस, है ना, माइनस बाहर ले दो, 2 एन कैप इंटू एन डॉट आई। तो अगर आपको कभी भी आई दे रखा है और आपको आर आई और एन दे रखा है, आपको आर कैप निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं करता हूँ, एक आप कर लेना। बहुत सिंपल एग्जांपल, सोचो कि ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, मान लो रे इधर ही आ गई, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, इंसिडेंट रे नीचे है, और आपको पता है इस केस में रिफ्लेक्टेड रे ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो 0 डिग्री से एक्चुअली क्या होता है, वो थीटा पे आती है, थीटा पे जाती है। अब ये एंगल कम करते चलो, ये 0 तो ये भी घटते जाएगा, इधर ही आएगी, इधर जाएगी। अब इस केस में आपके पास आई कैप क्या है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है। तो इस केस में आपके पास जो आई कैप है वो बेसिकली क्या है, नीचे की तरफ है ना, जो इंसिडेंट रे कैप है ना। मैं इसको बड़ा आई कैप लिख दूँ क्या, चलो कोई नहीं, लिख देते हैं, आई कैप ही लिख देते हैं। इस केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो क्या है, माइनस जे। नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो क्या है आपके पास, नॉर्मल की डायरेक्शन जो आपके पास वो प्लस जे है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन निकालनी, तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि रिफ्लेक्टेड रे ऊपर ही है, मतलब मुझे पता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो जे कैप में ही होगी, नॉर्मल भी जे कैप है, जिधर आई रे उसको उल्टे चली जाएगी। फॉर्मूले से करते हैं, आर कैप कितना है, आई कैप माइनस 2 एन कैप, ये ऊपर वाला एन डॉट आई। ठीक है, लेट्स सी इंसिडेंट कैप, इंसिडेंट है माइनस जे कैप, आराम से देखते रहो। एन कैप कितना है बच्चों, एन कैप आपके पास कितना है, एन कैप आपके पास प्लस जे कैप है। एन डॉट आई नॉर्मल कितना है, जे कैप है, और इंसिडेंट है माइनस जे कैप है। ठीक है, अब क्या करना है, जे डॉट जे, तो माइनस बाहर ले आओ, और जे डॉट जे क्या होगा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो ये हो गया माइनस जे कैप, और ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 जे कैप, जे डॉट जे 1 होता है, तो माइनस जे प्लस 2 जे, माइनस जे प्लस 2 जे क्या हो गया, प्लस जे कैप। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, प्लस जे कैप में होगी। तो आपको पता ही भाई रिफ्लेक्टेड रे प्लस जे कैप में। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, लेकिन इससे कोई मुश्किल भी एग्जांपल होगा तो आंसर यही होगा, आप इससे निकाल सकते हो। और मैं आपको एक इसका क्वेश्चन अभी एक असाइनमेंट में दे देता हूँ। ओके बच्चों, तो लिख लेना, और डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी होगी और ये नोट्स भी होंगे, आप लोग छाप लेना। गुड डे।